नमस्कार फ्रेंड्स। आज 19 मार्च की करंट अफेयर्स को हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नए वीडियो पड़े उसकी जानकारी आपको मिल जाए। और साथ में वीडियो को पूरा देखा करिए, जो कि आपकी कोई भी करंट अफेयर्स छूटे नहीं। स्किप करके अगर आप देखेंगे तो निश्चित बात है कोई ना कोई क्वेश्चन या कोई ना कोई मेजर करंट अफेयर्स आपकी छूट सकती है। तो इसलिए जो है मेरा ये कहना है कि आप लोग पूरा वीडियो जो है उसको देखा करिए, अधूरा वीडियो मत देखा करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वेयर हैज़ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इस्टेब्लिश कंट्रीज फर्स्ट परमानेंट कलाग्राम? देश का पहला कलाग्राम जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, ऐसा जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है। और वो कहाँ पर किया जाएगा इसकी बात है तो अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी और मथुरा, इनमें ये जो है ये प्रयागराज में ये स्थापित किया जाएगा। और ये जो कलाग्राम है ये वाइब्रेंट कल्चरल विलेज, एक तरह से संस्कृति को लेकर के इसमें बात कही गई है कि ये संस्कृति का को लेकर के ये विलेज डेवलप किया जाएगा। ग्राम विल बी सेटअप इन प्रयागराज सिटी नॉन एज इट्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस। अब चूँकि प्रयागराज है तो प्रयागराज में हम लोग जानते हैं कि संगम है, तो गंगा, यमुना और जो सरस्वती नदी हैं जिनको बोला जाता है कि ये प्रयागराज में आकर के इनका संगम होता है, मिलती हैं। तो इसका एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, एक धार्मिक रूप से ये प्रयागराज जाना जाता है। और अभी हाल ही में महाकुंभ खत्म हुआ है वहाँ पर, तो उसको लेकर के तो गंगा, जमुना और माइथिकल सरस्वती रिवर्स यहाँ पे जो है बहती हैं। और सरस्वती नदी बेसिकली क्या है, यहाँ पे आकर के लुप्त हो जाती है, लुप्त हो गई है, पहले से पुराने समय में रही थी वैदिक काल में। पर्पस क्या है इसका, उद्देश्य क्या है? तो कलाग्राम जो है वो डिज़ाइन टू शोकेस इंडियाज़ रिच हेरिटेज। तो भारत की जो हेरिटेज है, जो यहाँ की जो कह सकते हैं कला है, तो शिल्प कला है या फिर जो भी परफॉर्मेंसेस हैं, एग्जीबिशंस हैं और इंटरेक्टिव जोन्स हैं, इन सभी को फोकस किया जाएगा। तो एक तो हो गई कला को लेकर के, दूसरा संस्कृति को लेकर के, और यहाँ पर जिस प्रकार की जो है जैसे कह सकते हैं कि कौशल विकास को लेकर के भी काम किया जाएगा। तो इसमें शिल्प कला के साथ साथ हस्तकला का भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो इसको लेकर के जो हस्तकला का या शिल्प कला का, क्राफ्टिंग का, कुशन का और कल्चर का जो है इसको फोकस किया जाएगा। इसको लेकर के कलाग्राम जो स्थापित किया जाएगा वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? प्रयागराज में। नेक्स्ट आते हैं, हु रिसेंटली वॉन द गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025? किसने जीता है गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ पीस, कंपैशन एंड स्टेबिलिटी? तो जो शांति और काइंडनेस इसको कहते हैं, कंपैशन को, तो काइंडनेस, दयालुता और स्टेबिलिटी, स्थिरता को लेकर के जो ये अवार्ड मिला है, गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025, ये किसे मिला है? तो ये दलाई लामा को मिला है। और ये बेसिकली 14वें दलाई लामा हैं, तेंजिंग ग्यात्सो। तो तेंजिंग ग्यात्सो को जो है ये जो दलाई लामा है प्रेजेंट में, तो उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य, संत कैलाश गिरी, दलाई लामा और सदगुरु जग्गी वासुदेव, इनमें आंसर है दलाई लामा। एक्सप्लेनेशन को इसको जानते हैं। गोल्ड मरकरी इंटरनेशनल अवार्डेड द गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 टू तेंजिंग ग्यात्सो द 14th दलाई लामा। और यहाँ पर इनका आश्रम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में इनका आश्रम है। So the award recognizes his efforts in promoting peace, compassion and sustainability. तो इनको जो है पीस के लिए, शांति को और काइंडनेस को, दयालुता को, कंपैशन को और साथ साथ में स्थिरता को बनाए रखने के लिए। और दलाई लामा जो हैं आर द वर्ल्ड लीडर्स में से एक हैं
हु यूनाइट अ ग्लोबल पीस कॉपरेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जिन्होंने वैश्विक शांति के लिए और सहयोग के लिए और साथ साथ जो है पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम किया है, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट लॉन्च अ सर्च इंजन टू एसेस द असेंबली प्रोसीडिंग्स फ्रॉम 1947 टिल नाउ। 1947 से लेके अभी तक की जितनी भी विधानसभा की प्रोसीडिंग्स हैं, तो वो सभी प्रोसीडिंग्स को लेकर के एक जो राज्य है और किस राज्य ने जो है ये सर्च इंजन ऐसा लॉन्च किया है, जिस सर्च इंजन के माध्यम से हम उनकी प्रोसीडिंग्स को जो है सुन सकते हैं और साथ साथ में जो भी असेंबली में वहाँ की जो विधानसभा में जो भी चर्चाएं हुई हैं उनके बारे में जान सकते हैं। तो वो स्टेट है पंजाब। तो पंजाब ने ये सर्च इंजन लॉन्च किया है। तो दिस वुड हेल्प्स रिसर्च एनी टॉपिक एंड फाइंड एनी फैक्ट फ्रॉम द डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स। तो जो भी डिबेट्स हुई या प्रोसीडिंग्स हुई उन सभी को जो है ये रिसर्च में भी काम आ सकती हैं और सबके, और कोई फैक्ट है, कोई मान लीजिए कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसको भी जाना जा सकता है इसके माध्यम से। तो द सर्चेबल इंजन जो है हैज़ बीन डेवलप्ड अ कोलेबोरेशन विद, अब ये जो है कोलेबोरेशन किया गया है एक तो पंजाबी यूनिवर्सिटी, तो पंजाब यूनिवर्सिटी का, और दूसरा जो है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में है, और दूसरा है IIT हैदराबाद, और तीसरा है CDAC नोएडा। ठीक है, तो ये CDAC से और IIT हैदराबाद से और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का इनके साथ में मिल करके इन्होंने ये जो सर्च इंजन है उसको बनाया है। नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली द इंडियन इनोवेशन समिट एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली इज़ ऑर्गेनाइज्ड टू एलिमिनेट विच डिजीज़। अभी हाल ही में एक भारत मंडपम में नई दिल्ली में एक समिट हुई है और सम्मेलन हुआ है, और उस सम्मेलन में जो है तो ये इंडिया इनोवेशन समिट थी, भारतीय नवाचार को लेकर के समिट हुई है नई दिल्ली में। तो ये किस डिजीज़ जो है उसको एलिमिनेट करने के लिए ये समिति हुई है, ये सम्मेलन हुआ है। तो यहाँ पर जो है ट्यूबरक्लोसिस इम्पोर्टेंट डिजीज़ है, जो कि ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने के लिए ये बैक्टीरियल डिजीज़ है ये, और इसके लिए यहाँ पर नई दिल्ली में समिट हुई है इसको एलिमिनेट करने के लिए। तो इंडिया इनोवेशन समिट पायनियरिंग सॉल्यूशंस टू एंड TB एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। द समिट एम्स टू एक्सेलरेट इंडियाज़ प्रोग्रेस टुवार्ड TB एलिमिनेशन बाई 2025। 2025 तक में जो है अंत तक किस प्रकार से जो है जो भी प्रोग्रेस है, तो वो प्रोग्रेस जो है उसको एक्सेलरेट करने के लिए उसको जो है और भी तेज़ी से उसको बढ़ाने के लिए TB को एलिमिनेट करने के लिए ये सबमिट की गई। और TB की डेथ जो है, डेथ केसेस जो हैं वो 21.4% से रिड्यूस होकर के ये 2015 में जो थे ये 21.4% थे, और फ्रॉम 28 पर लाख, 28 1 लाख में 28 जो है ये पॉपुलेशन थी उस समय देश की जो है ये TB डेथ को लेकर के, और 2015 में, जो कि अब हो गई है 22 पर लाख। तो यहाँ से ये रिडक्शन तो हुआ है, 28 से 22 पर लाख हुआ नहीं, 6 पर लाख का रिडक्शन हुआ है TB को लेकर के, ट्यूबरक्लोसिस की जो लेकर के। और ये जो है ये हुआ है 2023 में ये 22 पर लाख हुआ, और 2015 में ये 28 पर लाख था। तो इसमें TB को रिडक्शन के लिए, TB को जो एलिमिनेट करने के लिए देश से जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया ये समिट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हाउ मच वर्थ ऑफ NPAs और बैड लोन्स हैव बैंक रिटर्न ऑफ इन द लास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर। 10 वित्तीय वर्ष में, पिछले 10 वित्तीय वर्ष में NPA, कितनी NPA थी जिनको जो है, या बैड लोन्स थे जो ऋण थे, वो बैंक ने राइट ऑफ किए हैं। यानी कहने का मतलब है बैंक ने उनको जो है एक तरह से ख़त्म किया है या माफ़ किया है। तो NPA जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कोई भी लोन तब होता है कि
अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो है वो 3 महीने लगातार की किस्त नहीं चुकाता है किसी लोन की, तो वो एनपीए माना जाता है। तो पिछले 10 फाइनेंशियल ईयर में, 10 ईयर्स में, दशक में कितने जो है लोन्स ऐसे हैं जो एनपीए थे, वो बैंक ने राइट ऑफ किए हैं या रिटर्न ऑफ किए हैं, ठीक है। तो ये है ₹16.35 लाख करोड़ है ना, करोड़ के लिए ये इतना अमाउंट था जिसको राइट ऑफ किया गया है बैंक के माध्यम से। तो बैंक्स हैव राइटन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और बैड लोन्स वर्थ अबाउट 16.35 लाख करोड़ इन लास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर्स। तो पिछले दशक में ये 16.35 लाख जितने करोड़ के जो टोटल जिनका अमाउंट था, वो लॉन्स जो हैं, जो बैड लॉन्स थे या एनपीए थे, उनको राइट ऑफ किया गया है बैंकों के माध्यम से, बैंकों से। और बैंकों ने, है ना, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ₹236,265 यानी 2,36,265 करोड़ लोन जो हैं वो 2018-19 में माफ़ किए गए इस फाइनेंशियल ईयर में। और एनपीएस जो एनपीए रहे थे 58,786 करोड़, ये राइट ऑफ किए गए 2014-15 में, तो जो कि लोएस्ट थे, सबसे कम थे। तो 14-15 में सबसे कम राइट ऑफ किए गए थे लोन्स को, और या फिर जो वो एनपीए रहे थे। और इस जो 14-15 में ये 58,786 करोड़ रहे थे, और ये इस समय जो है हाईएस्ट जो है वो 2018-19 में थे। अभी कितना है, तब ये कितने थे, 2,36,275 करोड़। और कुल जो है अभी इस दशक में 2023-24 में ये ऋण जो है ये 16.35 लाख रुपए के एनपीए अकाउंट्स को राइट ऑफ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द इंडिया इन फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच सर्वे सपोर्ट फॉर फ्री स्पीच। तो एक जो संस्था है फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, ये जो है फ्री स्पीच की जो हमारी बोलने की आज़ादी है, जो वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, जिसको हम लोग मौलिक अधिकार में पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, या 19(1) में आती है और 19(1) का में, तो अनुच्छेद में भारतीय संविधान के। तो ये जो है द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच सर्वे, ये संस्था है, इसने एक सर्वे किया, और सर्वे को लेकर के फ्री स्पीच को लेकर के कि जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो किस देश की जो है सबसे ज़्यादा है, या उसको लेकर के रैंक जो है बताई। तो टोटल जो है अब इसमें इंडिया को लेके जो है इंडिया की रैंक कितनी रही, तो इंडिया की जो है 25 रैंक रही, ठीक है। और देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अ न्यू ग्लोबल सर्वे द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, ये जो है संस्था का नाम है। ये एक इंडिपेंडेंट संस्था है, कहाँ की, यूएस की, एक थिंक टैंक है। और इसके हिसाब से इंडिया का स्कोर 62.6 रहा है, जो कि 25वां है, रैंक दर्शाती है। और आउट ऑफ 33 कंट्रीज़, 33 कंट्रीज़ का सर्वे किया गया, उनमें 25वां नंबर जो है वो भारत का रहा है। द क्वेश्चन ऑफ सपोर्ट फॉर फ्री स्पीच के लिए कि जो व्यक्ति हैं, जो यहाँ की जो लोग हैं, यहाँ की जो नागरिक हैं, तो उनको जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी कितनी है, उनको किसी बात को कहने की आज़ादी कितनी है, तो उसको लेकर उनका जो पैरामीटर रहा, उसके माध्यम से 62.6 जो है स्कोर आया, और इंडिया की जो रैंक है वो 25th रही है। नॉर्वे और डेनमार्क जो है ये पहले और दूसरे नंबर पे हैं। नॉर्वे है 87.9 स्कोर आया है, और 87 जो है ये डेनमार्क का स्कोर आया है। इंडोनेशिया 56.8, मलेशिया 55.4 और पाकिस्तान 57। ये जो है बिगेस्ट इम्प्रूवमेंट इन्होंने किया है। सबसे ज़्यादा जो
इम्प्रूवमेंट किया है वो इन्हीं 3 कंट्री ने किया है। उसमें भी पाकिस्तान जो है उसने सबसे ज़्यादा फ्री स्पीच को लेकर के, जो वहाँ के लोगों के जो बोलने की जो आज़ादी है और उसको लेकर के इन्होंने जो पाकिस्तान है उसमें उसने जो है पिछले दशक से ये इंक्रीज़ किया है। और इस समय जो है ये इंडिया की जो रैंकिंग है वो 25 रैंकिंग है, ये याद रखिएगा। तो फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के द्वारा ये जो सर्वे किया गया, ठीक है, जो यूएस की संस्था है। विच सिटी रिमेंड इंडियाज मोस्ट पॉल्यूटेड मेगा सिटी ड्यूरिंग 24-25 विंटर? 2024-25 के विंटर में मोस्ट पॉल्यूटेड मेगा सिटी कौन सी रही इंडिया की? तो ये थी दिल्ली, जो हमारी राजधानी है न्यू दिल्ली। दिल्ली जो है ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड मेगा सिटी मानी गई। और इसके बाद सेकंड नंबर पे नाम जो है वो कलकत्ता का है। और चेन्नई में जो है ये सबसे कम प्रदूषित, लीस्ट पॉल्यूटेड जो है कंट्री मानी गई है। तो 2.5 PM 2.5 को हम लोग जो है इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो दिल्ली वाज द इंडियाज़ मोस्ट पॉल्यूटेड मेगा सिटी ड्यूरिंग 2024-25 विंटर। PM 2.5 कितना रहा है कंसंट्रेशन इसका? 175 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर रहा है। ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने ये डाटा जो है इसको एकत्रित किया है और उसके एनालिसिस किया है डाटा का। उसके हिसाब से जो है 2.5 जो PM 2.5 है ये दिल्लीज डिक्लाइंड इन 2024-25 में ये घटा है। और विंटर में अक्टूबर 1 से लेके 31 जनवरी तक, और पहले जो था 23-24 में ये 189 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच स्पेस क्राफ्ट वॉज इनिशियली सपोज टू ब्रिंग बुच विल्मोर एंड सुनीता विलियम्स बैक टू अर्थ? तो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जो हैं ये US सिटीज़न, और इनका जो है बोइंग स्टार लाइनर जो जिसके माध्यम से जो यहाँ से स्पेस क्राफ्ट गया था, और उसमें जो है ये 5 जून को ये गया था पिछले साल, और 10 दिन की इनको वहाँ पे रुकना था स्पेस में। लेकिन वो 10 दिन ना हो करके वो पिछले जो है 9 महीने तक वो रुके रहे वहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। और उसके बाद जो है इनको जो है अभी हाल ही में जो है बोला गया है कि ये नासा के द्वारा कि ये जो है पृथ्वी पर वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पेस क्राफ्ट पूछा गया है कि किस स्पेस क्राफ्ट से वो गए थे। तो स्पेस क्राफ्ट था बोइंग स्टार लाइनर, ठीक है। अब बोइंग स्टार लाइनर ये इसके स्पेस क्राफ्ट से गए थे, तो इसमें जो है बुच विल्मर और सुनीता विलियम्स के अलावा जो अन्य जो लोग भी थे उनको भी वापस पृथ्वी पर लाया गया है, और लाने में सफलता जो है नासा को मिली है। तो द 2 US एस्ट्रोनॉट्स बुच विल्मोर एंड सुनीता विलियम्स स्टक 9 मंथ वहाँ पर स्टक रहे, वहाँ पर जो है फंसे रहे ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वहाँ पर अंतरिक्ष में। और निक हैग और अलेक्जेंडर गुरबुनोव ये 2 यात्री जो हैं वो एडिशनल क्रू मेंबर्स हैं जो कि वापस आ रहे हैं अर्थ पर उनके साथ। अच्छा, ये हुआ क्या था, क्या कारण था जिसके कारण जो है ये वहाँ पर फंसे रहे? तो वो स्पेस क्राफ्ट में क्या कमी आई थी? तो 5th ऑफ जून को ये पिछले साल जो है ये गए थे, और 9 महीने बाद ये वापस आए हैं। तो देयर कैप्सूल विच ऑन इट्स फर्स्ट फ्लाइट विद अ ह्यूमन क्रू वाज नॉट डीम्ड सेफ इनफ टू ब्रिंग देम बैक। तो वो जो कैप्सूल जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो उनको वापस लाने में असमर्थ रहा था, और सेफ रहने के लिए उपयुक्त नहीं था। बेसिकली जो है वो उतना रिक्वायरमेंट नहीं था। लेकिन उसके बाद जो है उसमें ऐसा क्या हो गया था उस स्पेस क्राफ्ट में कि वहाँ पर जो है ये हीलियम जो गैस है वो लीक कर गई थी,
और माल फंक्शनिंग ऑफ द डेवलप्ड, और उसके साथ साथ जो वहाँ उसके जो पुर्जे थे वो भी काम करना बंद कर गए थे। इसके कारण वो वहाँ पर पिछले 9 महीने फंसे रहे और उसके बाद जो है ये वापस आए हैं। और अभी नासा ने ऐलान किया है ऐसा, और इंडिया के टाइम के हिसाब से जो है ये आज वापस आने की इनकी वापस आएंगे इंडिया के टाइम के हिसाब से शाम तक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। रिसेंटली फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री रोड्रिगो ड्यूटरनेट फेसिंग बिफोर द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये क्वेश्चन बहुत आ चुका है एग्ज़ाम्स में कि हेडक्वार्टर्स पूछ लिए जाते हैं किसी भी संस्था के। तो हेडक्वार्टर जो है इसका हैग में है। हैग कहाँ है? नीदरलैंड में। ठीक है, हैग में इसका हेडक्वार्टर है। और ये रोड्रिगो डुटर्नेटे ये किस देश के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनको अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सामने लाया गया और इनको सज़ा सुनाई गई, तो ये हैं फिलीपींस के। कारण क्या था? इन्होंने बेसिकली क्या है कि इनके दौरान में जब ये प्रेसिडेंट रहे थे तो उस टाइम में इन्होंने एक तरह से पुलिस को जो है कि उसको उत्तेजित किया था, या पुलिस को कह सकते हैं कि पुलिस को ये निर्देश दिया था कि जो भी ड्रग्स लेते हैं या भी नशा लेने वाले लोग हैं उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिटेंशन में डाला जाए। ठीक है, डिटेंशन किया जाए। तो इसलिए इनको जो है सज़ा मिली थी। तो इसको डिस्कस करते हैं। फॉर्मर फिलीपींस प्रेसिडेंट रोड्रिगो डुटर्टे वाज फ्लॉन टू द नीदरलैंड ऑन 12 मार्च 2025 को ये नीदरलैंड लाए गए और एक तरह से हवाई रूट से लाए गए, फ्लॉन है ना, टू फेस चार्जेस ऑफ क्राइम्स। क्राइम क्या था? क्राइम्स अगेन ह्यूमैनिटी बिफोर द ह्यूमैनिटी बिफोर द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो ह्यूमैनिटी को लेकर के इनका क्राइम बोला गया कि एक तरह से इन्होंने मानवता को के अगेंस्ट में जो है क्राइम किया है और अपराध किया है। ऑफिस रोल इन द डेडली वार ऑन ड्रग बोला गया इसको, उनके रोल को ड्यूरिंग दिस टेन्योर, उनके टेन्योर के टाइम पे। तो वाइल इन ऑफिस डॉक्टर डुटर्टे ओपनली इनकरेज्ड द पुलिस टू ट्रैक डाउन एंड किल। यहाँ पे इसके साथ साथ में इनको गिरफ्तार ही नहीं किया जाए बल्कि उनको मृत्यु के लिए जो है उनको पुलिस को छोड़ दिया गया और इनकरेज किया गया पुलिस को कि उनको ट्रैक डाउन करें, उनको जो है पकड़ें, और उसके साथ में उनको मृत्यु के लिए भी कहा गया कि इंडिविजुअल सस्पेक्टेड फॉर ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द इलीगल ड्रग ट्रेड। तो इलीगल ड्रग ट्रेड में जो कह सकते हैं कि जो नशा युक्त जो वस्तुएं होती हैं उसके व्यापार को लेकर के जो भी लोग इन्वॉल्व थे, स्मगलर्स कह सकते हैं, उन स्मगलर्स को जो है किल करने की, जो मृत्यु देने की, या कह सकते हैं इनकाउंटर करने की जो पुलिस को इनकरेज किया गया था, पुलिस को बढ़ावा दिया गया था फिलीपींस में इनके टाइम में, उसको लेकर के जो इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसने, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसने जो सज़ा इनको सुनाई है। ठीक है, उसके सामने ये पेश हुए थे और ये कहाँ के राष्ट्रपति रहे हैं? ये रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति फिलीपींस के। नेक्स्ट आते हैं। रिसेंटली क्रिस्टोफर लक्सन विजिटेड इंडिया फ्रॉम 16 से 20 मार्च के बीच में अभी इंडिया में हैं ये, और 19-20 मार्च इनका जो है ये टाइम रहेगा क्रिस्टोफर लक्सन का, और ये जो है मुंबई विज़िट करेंगे 19-20 मार्च को, यानी आज और कल ये मुंबई में रहेंगे। और इनको जो है ये अटेंड करने के लिए यहाँ पर इनॉग्रल सेशन था किसका, रायसीना डायलॉग के चीफ गेस्ट बनकर आए थे ये। तो ये चीफ गेस्ट जो हैं रहे थे, ये किस कंट्री के प्रधानमंत्री हैं? तो ये जो हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। तो मिस्टर लक्सन होल्ड्स wide-ranging talks with PM Narendra Modi and will attend inaugural session of the
रायसीना डायलॉग एज अ चीफ गेस्ट, ठीक है। उसके बाद ही इज़ अकम्पाइंड बाई वन ऑफ द लार्जेस्ट डेलीगेशन। यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि लार्जेस्ट डेलीगेशन की बात कही गई है। जो इनके साथ जो पर्सनस आए, जो डेलीगेशन आया है, उसमें जो है सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट या सबसे ज़्यादा पर्सनस जो हैं इनके साथ आए हैं न्यूजीलैंड से। और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो अभी तक जहाँ कहीं भी ये जाते थे, ट्रैवल करते थे, तो उन सभी को अगर देखा जाए, उन सभी जगहों में ये गए पहले। तो इंडिया में जो है ये क्रिस्टोफर लक्सन जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं न्यूजीलैंड के, उन्होंने उनके साथ में जो डेलीगेशन आया है, जो प्रतिनिधिमंडल आया है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हैं, ठीक आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिस्टर लक्सन ने जो है ये जो लार्जेस्ट डेलीगेशन आया है उसका कारण क्या है, तो बेसिकली क्या है, इंक्रीज ट्रेड एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। जो यहाँ पर जो है व्यापार को और बढ़ाने के लिए और उसको लेकर के जो भी रिक्वायरमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और उनको प्रमोट करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ को, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए न्यूजीलैंड का जो ये प्रतिनिधिमंडल जो है वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ आया है, तो वो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में भी देख रहा है भारत में जो है किस तरीके से बेहतर करे जाएं भारत के साथ इकोनॉमिक और जो बेसिकली इकोनॉमिक ट्रेड की बात कही गई है, जो व्यापार है और वो बेहतर हो, और साथ साथ में न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में रिश्ते जो हैं वो बहुत ही अच्छे हों, संस्कृति का भी आदान प्रदान हो। तो इसमें हमको केवल ये याद रखना है कि ये रायसीना डायलॉग के चीफ गेस्ट रहे नई दिल्ली में, और पीएम मोदी से ये मिले, प्रधानमंत्री से ये 17 मार्च को, और उसके बाद में ये दिल्ली में ही रहे, और 19-20 मार्च को ये बम्बई में रहेंगे। उसके बाद वेलिंगटन में इनका जो वापस अपने देश जाएंगे। क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है नाम है इनका, और ये हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जो अभी यात्रा में हैं। नेक्स्ट हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस दैट ऑल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ द स्टेट विल बी कन्वर्टेड इनटू सोलर सिटी। जितने भी नगर निगम हैं या जितने भी नगर पालिकाएँ हैं, पूरी नगर पालिकाएँ जो हैं वो सोलर सिटीज़ के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो उनको एक तरह से ये अनाउंस किया है किस स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर किस स्टेट के सीएम ने। तो ये हैं उत्तर प्रदेश के हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जो बताया है कि जितने भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनको जो है कन्वर्ट किया जाएगा सोलर सिटीज़ में, यानी सौर नगर में, या कह सकते हैं सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा को लेकर के ये बात कही गई है। तो यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, रिन्यूएबल एनर्जी का ये बहुत बड़ा सोर्स है सौर ऊर्जा, और इसके लिए जो है इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है योगी आदित्यनाथ जी ने। गोरखपुर में ये गए थे वहाँ पर, और एक कॉन्फ्रेंस थी और एनसीएपी की, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की, और उस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये ऐलान किया है। तो ये गोरखपुर में इन्होंने ये ऐलान किया है, ठीक है। तो यूपी सीएम आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ हैज़ अनाउंस्ड that all municipal corporation in the state will be transformed into solar cities. The announcement came during the national conference on the National Clean Air Program NCAP held in गोरखपुर। इसके साथ साथ एक तो चीज़ ये है और इसको लेकर के है, दूसरा ये है कि अयोध्या को जो है पहली सोलर सिटी जो है बन चुकी है पहले से ही। 6000 मेगावाट की जो सोलर एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर रही है, प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे, जनरेशन हो रहा है इस रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, जो भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं उनके माध्यम से। इसके साथ साथ बुंदेलखंड को जो है कॉरिडोर बनाया जा रहा है, बुंदेलखंड कॉरिडोर, वहाँ पर भी जो है सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा और जितने भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। जितने भी करंट अफेयर्स, जो मेजर करंट अफेयर्स थे वो हमने डिस्कस किए इस वीडियो लेक्चर में, और डेली आप लोग को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उसको प्रोवाइड करने का मेरा ध्येय रहेगा
कि उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा परिचित किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वो पर्टिकुलरली क्या है कि जो भी करंट अफेयर्स पूछी जाती हैं वो बहुत ही शॉर्ट में हमको याद करना है और शॉर्ट में हमको लिखना है कि जानना है कि उसका जो उद्देश्य क्या है, किसी कोई भी अगर घटना घट रही है और वो घटना का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देखकर हम लोग को रिवाइज करना है। तो यहाँ पर जो है डेली करंट अफेयर्स को लेकर के ये वीडियो सीरीज़ जो है वो चलती रहेगी। इनका स्रोत एक जो है वेबसाइट है हमारी aurastudy.in। इस पर जाकर के और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर Aura Study AURA.study.in। यहाँ पर जितनी भी न्यूज़ हैं या फिर जितनी भी न्यूज़ से संबंधित जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो सभी आप करंट अफेयर्स के देख सकते हैं और साथ साथ अन्य विषय के भी मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा, अन्य विषय का भी वन लाइनर्स भी मिल जाएंगे। तो खास तौर से करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यूज़ हैं या डेली करंट अफेयर है जो आज बताई गई है उसकी जो जानकारी है जो संक्षेप में दी गई है तो उसको जो है एलेबोरेट किया गया है। वो डिटेल जो एनालिसिस जो है वो आप aurastudy.in जो हमारी वेबसाइट है उसके माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है,